हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक खास टॉपिक की जिससे एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है कारक। आज हम हिंदी में कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कारक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कारक, परिभाषा, भेद, उदाहरण, कारक चिन्ह। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कारक की परिभाषा, कारक के भेद एवं कारक चिन्ह। तो कारक के भेद में क्या क्या है, सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। यानी कि कारकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और इसके अलावा हम यहाँ पे करण कारक और अपादान कारक में अंतर भी पढ़ेंगे। तो करण कारक क्या होता है और अपादान क्या होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा, भेद, उदाहरण और कारक चिन्ह हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण, कारक चिन्ह, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम संपूर्ण पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और यदि नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग, वरना आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि संज्ञा, संज्ञा आपको पता है, और सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पे जिनका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम ने, तो ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्या है कि यहाँ पे रावण के साथ यहाँ पे ने से संबंध है, ने यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। तो ये भी क्या है, कारक है। रावण को, आप देखो रावण को बाण से, तो रावण और बाण के बीच में क्या हो गया संबंध, को, बाण से मारा, तो बाण और मारा के बीच में क्या है, से। तो इस प्रकार से ये संबंध कारक है। तो यह इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, इसकी जो परिभाषा है क्या होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। कारक के भेद एवं कारक चिन्ह। अब कारक के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे कि कारक के भेद क्या है। तो हिंदी में
कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 8 क्रम है 8 कारक और एक कारक चिन्ह और अर्थ। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। इसका जो कारक चिन्ह है क्या है? ने, जैसे कर्ता ने। और अर्थ क्या होगा? क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला होगा ये। उसके बाद है कर्म, कर्म कारक। तो इसका जो चिन्ह है क्या है? को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक। तो इसमें से या द्वारा, तो ये क्रिया का साधन या उपकरण। उसके बाद है संप्रदान, को, के लिए। तो यहाँ पे क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए। उसके बाद अपदान, से अलग होना। तो इसमें क्या है? जिसके अलगाव हो, जिससे अलगाव हो, मतलब किसी चीज से अलग होना। उसके बाद संबंध कारक। संबंध का क्या है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। फिर उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण में क्या है? में पर, अधिकरण में में पर। तो क्रिया का आधार का बोध कराने वाला। संबोधन क्या है? ए, हे, अरे। तो किसी को पुकारना, बुलाना, ये क्या है? संबंध कारक, संबोधन कारक में आते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। अब बात करते हैं कर्ता कारक होता क्या है। तो नॉमिनेटिव इसको बोलते हैं। किसी क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। अगर कोई किसी क्रिया को संपन्न कर रहा है तो वो करने वाला कर्ता कहलाएगा। कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो मारा किसने? राम ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक में क्या हो जाएगा? राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता के बाद जो आ रहा है ने, तो ये क्या हो जाएगा? ने क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ता कारक। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक ने। इस वाक्य में राम कर्ता है जिसका कारक चिन्ह ने है, जिससे बोध होता है कि रावण को मारने की क्रिया राम द्वारा की गई है, अर्थात क्रिया को करने वाला राम है, जिसका अर्थ हुआ राम करता है। तो राम करता है, तो राम का जो कर्ता का जो कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ने हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक एक्युरेटिव इसको बोलते हैं। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जो काम किया जाता है उसका फल जिस पर पड़ता है, जो क्रिया से प्रभावित होता है, वह कर्म कारक कहलाता है। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जैसे राम ने रावण को मारा। तो राम ने पत्र लिखा। इस वाक्य में रावण कर्म है, राम करता है, जिसके द्वारा की गई क्रिया मारना का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अर्थात रावण मरता है। तो दूसरे वाक्य में पत्र कर्म है, लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? को यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म। कर्म क्या है? मारना। तो कर्म को रावण से कर्म को कौन जोड़ रहा है? को। तो को क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। उसके पश्चात है करण कारक। अब यहाँ पे करण कारक है, तो करण कारक को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, शब्दों जैसे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा
है। जैसे मोहन ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पे मोहन ने क्या किया, कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा किसका, करण कारक का। तो करण कारक क्या हो जाएगा यहाँ पे से। इस वाक्य में पत्र लिखने की क्रिया को करने के लिए कलम का उपयोग किया गया, अर्थात कलम क्रिया का साधन या उपकरण है, अर्थात इस वाक्य में कलम करण कारक है। अगला है संप्रदान कारक, डेटिव इसको बोलते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए संप्रदान कहलाता है। यानी कि जिसके लिए किया है, सब जैसे कि इसका नाम ही से पता चल रहा है, संप्रदान प्रदान करना। तो जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए संप्रदान कहलाता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है। जैसे बच्चा मिठाई के लिए रोता है, तो क्या है यहाँ पे, जैसे बच्चा मिठाई के लिए रोता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इस वाक्य में मिठाई संप्रदान है क्योंकि बच्चे कर्ता द्वारा रोने की क्रिया मिठाई के लिए की जाती है। नेक्स्ट है संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से, नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक क्या है, संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, से। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहां से निकल रही है, हिमालय से, तो गंगा हिमालय से और निकलती है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध कारक है ये से है। तो ये क्या है, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो क्या हो रहा है, तो गंगा और हिमालय के बीच में जो संबंध कारक है वो क्या है, से है। कैसे है, क्योंकि गंगा क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा से, अपादान कारक। अपादान का क्या हो जाएगा, अपादान संबंध कारक हो जाएगा। इस वाक्य में हिमालय से शब्द से अलग होने का अर्थ प्रकट होता है, अर्थात हिमालय से अपादान कारक है। संबंध कारक अब है नेक्स्ट, संबंध कारक छठवां जो हमारा कारक है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने है। जैसे वह रमेश की पुस्तक है, तो रमेश और पुस्तक के क्या है, संबंध कारक क्या हो जाएगा, की। इस वाक्य में रमेश का पुस्तक के साथ संबंध है, अर्थात यह संबंध कारक है। नेक्स्ट है सातवां अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह में पर है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पेड़ पर तो बंदर बैठा है, तो इसका मतलब क्या है कि बंदर क्या है, पेड़ पर बैठा है, तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। इस वाक्य पर पेड़ क्रिया का आधार है, अर्थात पेड़ पर अधिकरण कारक है। उसके बाद है संबोधन कारक। जहां किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाए वहां संबोधन कारक होता है। जैसे अरे बेटा क्यों रो रहे हो, तो अरे
इस वाक्य में अरे बेटा संबोधन कारक है, तो अरे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अब बात करते हैं लास्ट में करण कारक और अपादान कारक में अंतर, क्योंकि करण कारक और अपादान कारक में क्या है अंतर, क्यों जरूरी है इसमें, क्योंकि ये सेम है, इनके जो कारक चिन्ह है लगभग सेम होते हैं, तो इनमें से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। तो करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या करता हूं, कलम से लिखता हूं, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, या यहाँ लिखने का साधन अर्थात कलम करण कारक है, तो यह कलम क्या है, करण कारक है, और इसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, से। उसके बाद दूसरी ओर अपादान का जो कारक का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है, तो दूसरी ओर क्या होता है, अपादान कारक का उपयोग अलग होने के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो इस वाक्य में पेड़ से में अपादान कारक है, तो यहाँ क्या है, पेड़ से क्या है, पत्ता गिरा, तो पेड़ से, यहाँ पे भी से है और इसमें भी से है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या है, किसके लिए हो रहा है कि हम क्या है, कलम से लिखते हैं, तो कलम से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, अलग होने के अर्थ में है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे क्या है, अलग हो रहा है, पत्ता क्या है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे से आएगा, तो एक में क्या है हो जाएगा, अपादान में क्या हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में हो जाएगा, और करण में क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, किसी चीज से क्रिया करने का जो माध्यम है, यहाँ लिखने का साधक अर्थात कलम करण कारक है, और यहाँ पे क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपादान क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं, अर्थात जो अलग हुआ उसे अपादान कारक नहीं माना जाता है, अपितु जहां से अलग हुआ उसमें अपादान कारक माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें, और आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहें। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।